अब नेक्स्ट है जेनेटिक कोड। ठीक है, देखो अपने पास नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं, अपने पास डीएनए में कितने होते हैं, ATGC 4 अपने पास बेसिस होते हैं। ठीक है, और अपने पास टोटल अमीनो एसिड होते हैं 20। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 4 की कितनी पावर करें कि ये 20 अमीनो एसिड को कवर कर ले। तो 4 की पावर 1 करते हैं तो आंसर आएगा 4, तो 20 अमीनो एसिड को वो कवर नहीं कर पाएंगे। 4 की पावर अगर 2 करते हैं तो 4 × 4 आंसर आएगा 16, तो फिर भी ये 20 अमीनो एसिड को कवर नहीं कर सकते। तो 4 की पावर 3 करते हैं तो आंसर आता है 64, तो 64 हमारे क्या है 20 अमीनो एसिड को कवर कर रहे हैं, है ना। तो ये ट्रिपलेट में होता है। इससे हमें पता लग गया कि जो जेनेटिक कोड अपना होता है वो ट्रिपलेट में होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है पूरा निचोड़ अपना इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो कोडोन अपना कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल क्लियर बात है। और टोटल कितने होते हैं, टोटल कोडोन कितने 64 होते हैं। 64 में से 61 होते हैं कोडिंग और 3 होते हैं स्टॉप कोडोन। और स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, उल्लू आया आया, उल्लू आया आया UAA, उल्लू गया आया UGA, उल्लू आया गया UAG। ठीक है, अब AUG जो कोडोन होता है वो स्टार्टिंग कोडोन होता है ना। उसके 2 काम होते हैं, एक तो वो स्टार्टिंग कोडोन होता है और एक मिथियोनिन के लिए वो कोड करता है। देखो मेरा बर्थडे आता है अगस्त में, मेरा बर्थडे आता है अगस्त में, मतलब मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई कब, अगस्त में। तो स्टार्टिंग कोडोन AUG ऐसे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है जो कोडोन होते हैं, जेनेटिक कोड होता है वो रीड इन कंटीन्यूअस फैशन, है ना। उसमें पंक्चुएशन होती है, मतलब उसमें कुल मिला के ये है रुकावट नहीं होती, डायरेक्ट रीड होता है, डायरेक्ट ऐसे रुकावट नहीं होती कि तीन कोडोन आगे फिर रुकावट है ना कि ATC फिर रुकावट GC, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल लगातार होता है। ठीक है, नियरली यूनिवर्सल होता है, मतलब हर एक स्पीशी में सब में नियरली यूनिवर्सल होता है, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी में लिखा है। एक्सेप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स और क्या है कुछ प्रोटोजोन्स में। ठीक है, नेक्स्ट है कोड जो होता है वो डीजनरेट होता है। इसका मतलब ये है कि एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, इसी को हम बोलते हैं डीजनरेट। बट कुछ केसेस में क्या है, डीजनरेट की यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलती है। मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडोन भी कोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो नियरली क्या होता है, देखो डीजनरेट होता है, डीजनरेट का मतलब क्या है, एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। बट इसकी एक्सेप्शन क्या है कि कुछ जगह पे क्या होता है कि एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडोन भी कोड कर सकते हैं। अब देखो इस एक बेसिक फ्लो को पकड़ो कि डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे, उसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से हमने आरएनए को बनाया, उसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से हमने प्रोटीन बनाया, उसको हमने बोला ट्रांसलेशन। ठीक है, अब हमें पहले करना है ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करने वाले हैं, डीएनए से बनाने वाले हैं आरएनए, डीएनए से बनाएंगे आरएनए। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, हम आरएनए बनाएंगे तो सिंपल सी बात है कौन सा एंजाइम अपने को चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, हम डीएनए से आरएनए बनाने जा रहे हैं तो आरएनए बनाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में कुछ अलग तरीके से होता है और यूकैरियोट में कुछ अलग तरीके से होता है। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी बनाएगा और मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा। बट यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अपने पास 3 टाइप का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा वो क्या बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए एंड हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनाएगा, और 3 क्या बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। हमें ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनानी है, आरएनए बनानी है। ठीक है, और कैसे बनानी है, आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके, प्रोकैरियोट में ऐसे, यूकैरियोट में ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिक प्रोसेस समझो। ठीक है, अपने को डीएनए से बनाना है आरएनए, तो ये अपने पास डीएनए है, ये अपने पास डीएनए की डबल स्ट्रैंड है, ये 3' से 5', ये 5' से ये 3', ये डीएनए की डबल स्ट्रैंड है। और सिंपल सी बात है ये स्ट्रैंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, जिसको बोल रहे हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो डीएनए की स्ट्रैंड 3' से 5' हो उसको हम बोल देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो 5' से 3'
डैश हो उसको बोल देंगे कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब हमें एक सिंपल सी बात पता है कि नई स्ट्रैंड जब भी बनती है, नई स्ट्रैंड है ना, नई स्ट्रैंड जब भी बनेगी वो 5 डैश से 3 डैश बनेगी, है ना, खुद वो 5 डैश से 3 डैश बनेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर नई स्ट्रैंड को 5 डैश से 3 डैश बनना है तो वो इसके साथ में बननी चाहिए। मतलब क्या होगा, जो ये आरएनए यहाँ पे हमें मैसेंजर आरएनए बनानी है, जहाँ जो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनेगी वो कैसे बनेगी, वो यहाँ बनेगी, वो यहाँ बनेगी इसके, है ना। देखो यहाँ पे होता है प्रमोटर रीजन, यहाँ पे टर्मिनेटर। प्रमोटर मतलब नाम से ही पता लग रहा है ये एक तरीके से प्रमोट कराएगा, टर्मिनेटर मतलब यहाँ अपनी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी 5 डैश 3 डैश, और ये क्या बनेगी, अपनी मैसेंजर आरएनए बनेगी, ये अपनी बनेगी मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके ऑपोजिट बनेगी ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, है ना। ये जो टेम्पलेट स्टैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, है ना, बिल्कुल 5 डैश से 3 डैश, ये अपनी मैसेंजर आरएनए ऐसे बनेगी, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, उसमें कैसे होगा। देखो 3 स्टेप है यहाँ पे, क्या, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोकैरियोट्स में 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक रो फैक्टर, है ना। कुछ ऐसा याद रखो, सिग्मा फैक्टर S फॉर सिग्मा, S फॉर स्टार्ट, S फॉर सिग्मा, S फॉर स्टार्ट। मतलब सिग्मा फैक्टर क्या है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, जो अपनी ट्रांसक्रिप्शन है उसको स्टार्ट कराएगा, और रो फैक्टर क्या है, उसको खत्म कराएगा, ठीक है। S फॉर सिग्मा, S फॉर स्टार्ट कराएगा, रो फैक्टर उसको खत्म कराएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर लग जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज हमने की थी, आप याद करो, आरएनए पॉलीमरेज हमने की थी। आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जब जुड़ेगा तो यहां से मैसेंजर आरएनए का बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है ना, इनिशिएट होगा। फिर क्या होगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब ये ऐसे, देखो यहां पे स्टार्ट हुआ, फिर ये इलोंगेट हुआ, फिर यहां पे टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इलोंगेशन कब होगी, जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जुड़ जाएगा तो क्या है, ये ऐसे इलोंगेट करेगी, इलोंगेट करते करते मैसेंजर आरएनए बनेगी, ठीक है। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर जब हट जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या है, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। इनिशिएशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ यहां पे बाइंड जब करेगा तो बाइंड करते क्या है, इनिशिएशन होगी, है ना, इसकी ट्रांसक्रिप्शन की, मैसेंजर आरएनए बनने का स्टार्ट होगा। और इलोंगेट कब होगा, जब ये सिग्मा फैक्टर हट के रो फैक्टर लग जाएगा तो ये इलोंगेट होगी, और ये रो फैक्टर जब हट जाएगा, टूट जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हमने बात की किसकी, हमने प्रोकैरियोट की बात की। बट यूकैरियोट में कुछ थोड़ा अलग सीन होता है, यूकैरियोट में थोड़ा अलग सीन होता है। देखो यहां तक तो बिल्कुल सेम था, हमने मैसेंजर आरएनए बना ली, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम है, हमने मैसेंजर आरएनए बना ली। तो प्रोकैरियोट में तो सिंपल सी मैसेंजर आरएनए बनती है, बट यूकैरियोट में जो मैसेंजर आरएनए बनी ये थोड़ी कुछ अलग तरीके की होती है। मतलब इसमें इंट्रोन होते हैं, एक्सोन होते हैं, इंट्रोन होते हैं, एक्सोन होते हैं, है ना, इसलिए हेट्रोन्यूक्लियर बोल रहे हैं इसको। हेट्रो मतलब अलग अलग चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए, ठीक है। देखो इंट्रो, नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रो ये वर्ड कहां से है, इंटरप्ट से आया, इंटरप्ट, है ना। इंटरप्ट करना मतलब गड़बड़ी करना, इंटरप्ट करना। तो इंट्रोन है वो इंटरप्शन है, इंट्रोन है वो इंटरप्शन है। हमें क्या करना है, इस इंटरप्शन को दूर भगाना है। मतलब एक्सोन जो है सिर्फ वो अपने काम की चीज है, हमें एक्सोन चाहिए, हमें इंटरप्शन को हटाना है। तो इस इंटरप्शन को हटाने को ही हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो ये स्प्लाइसिंग होके अपने पास ये तैयार है। अब हम इसका क्या करेंगे, कैपिंग एंड टेलिंग। देखो कैप मतलब सिर पे, अब सिर कौन सा होता है, देखो 5 डैश एंड एक तरीके से सिर है तो 5 डैश एंड पे होगी कैपिंग, और टेल 3 डैश एंड एक तरीके से एंड है ना, टेल है, उस पे होगी टेलिंग। कैपिंग किससे होगी, मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग किससे होगी, एडाइनाइलाइट रेसिडुअस, ठीक है, एडिनाइलेट रेसिडुअस, ठीक है। तो ये अपनी देखो यहाँ पे स्प्लाइसिंग हुई, है ना, मतलब हमारे पास एक्सोन जुड़ गए, और इन एक्सोन पे भी कैपिंग और टेलिंग हो जाएंगी। तो ये अपनी यूकैरियोट में ये अपनी मैसेंजर आरएनए बनके तैयार है। अब देखो हमने ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया, हमने मैसेंजर आरएनए बनाई। अब ये मैसेंजर आरएनए लग जाएगी राइबोसोम के ऊपर। अब आगे देखते हैं ट्रांसलेशन में क्या होता है। देखो यहाँ पे होगा ट्रांसफर आरएनए का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये अपना है ट्रांसफर आरएनए, और ये हमने जो मैसेंजर आरएनए बनाई थी ये वो मैसेंजर आरएनए। देखो सिंपल सी बात है, मैसेंजर आरएनए के पास क्या है, कोडोन है ना, हमने किया था ना, ट्रिपलेट होते हैं, कोडोन होते हैं। तो ये अपने पास कोडोन है, ठीक है, AGU ये कोडोन है, UAC ये अपना कोडोन है, ठीक है। अब इनसे बाइंड करने के लिए ट्रांसफर आरएनए के ऊपर
ऊपर क्या होते हैं, एंटी कोडोन। देखो ये है कोडोन और ठीक उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, एंटी कोडोन। तो कोडोन के साथ वो उसका पर्टिकुलर एंटी कोडोन बाइंड कर जाएगा, है ना, पर्टिकुलर, फिर वो ट्रांसफर आरएनए भी वहां पे बाइंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसफर आरएनए के पास क्या होते हैं, यहाँ पे 3' एंड पे क्या है, यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है, अब होगा क्या, देखो यहाँ पे मान लो ये ट्रांसफर आरएनए लगा। ठीक है, अब ये क्या जाएगा, अब ये ट्रांसफर आरएनए इस अमीनो एसिड को छोड़ के यहाँ से उड़ जाएगा और ये अमीनो एसिड कहाँ चिपक जाएगा, इस वाले पे चिपक जाएगा। अब अमीनो एसिड यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 की चेन बन जाएगी, फिर ये नेक्स्ट पे चिपक जाएगा, 3 की चेन बन जाएगी, फिर नेक्स्ट पे चिपक जाएगा, 4 की चेन बन जाएगी। कुछ यहाँ पे समझते हैं, देखो यहाँ पे ये ट्रांसफर आरएनए आया है ना, ये ट्रांसफर आरएनए आएगा, ये ऐसे चेन बन रही थी। अब जब नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए यहाँ बाइंड करेगा, है ना, यहाँ पे देखो ये मैसेंजर आरएनए है, ये कोडोन है, ये एंटी कोडोन है, यहाँ बाइंड करेगा तो ये अमीनो एसिड की जो चेन है वो यहाँ बाइंड हो जाएगी, है ना, और लंबी हो जाएगी। फिर क्या है, ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को छोड़ के यहाँ से उड़ जाएगा और नया ट्रांसफर आरएनए आएगा क्या, अमीनो एसिड लेके। अब ये अमीनो एसिड फिर से यहाँ नया बाइंड होगा, चेन और लंबी होती जाएगी, चेन और लंबी होती जाएगी। तो ये अमीनो एसिड की चेन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में, बात करने वाले हैं किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में। तो बिल्कुल एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है, ये क्या है, अपना क्रोमोसोम है। तो हमें पता है क्रोमोसोम किससे बना होता है, क्रोमोसोम सिंपली डीएनए से ही मिलके बना है। ठीक है, तो म्यूटेशन की क्या डेफिनेशन बोलती है कि डीएनए का एक फ्रेगमेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा किससे मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना है। तो यहाँ से एक फ्रेगमेंट, उसमें क्या है कि डीएनए के एक फ्रेगमेंट में अगर क्या आ जाए, गड़बड़ी आ जाए, है ना, डीएनए के एक फ्रेगमेंट में क्या होगा, फिर उसके सीक्वेंस में गड़बड़ी आ जाएगी। डीएनए के फ्रेगमेंट में सीक्वेंस में क्या आ जाए, गड़बड़ी आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। म्यूटेशन हमारे पास यहाँ है, हमें 2 टाइप में डिवाइड कर देने, जो एनसीईआरटी में जैसे लिखे हुए सिंपल मैं उतना ही बताऊंगा, वैसे ही बताऊंगा। 2 पार्ट में डिवाइड कर देनी है, किसमें, एक तो अपने पास होगी पॉइंट म्यूटेशन, एक हो जाएगी अपने पास क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक पॉइंट म्यूटेशन, एक फ्रेम शिफ्ट। अब ये क्या होती है, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लगा देता हूँ, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये अपने पास सीक्वेंस है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या बोला, ये मान लो अपने पास वो क्या है, बेस पेयर्स है अपने। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या बोला गया है, मान लो ये ए में, ये एक बेस पेयर में अगर गड़बड़ी हो जाए, एक बेस पेयर में अगर गड़बड़ी हो जाए, उसको बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन की, एक पॉइंट पे गड़बड़ी हो जाए, है ना। और फ्रेम शिफ्ट अपने को कैसे याद रखना है, कुछ प्लस हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, या कुछ माइनस हो जाए, कुछ रिमूव हो जाए, है ना। मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, मान लो अपने पास ये सीक्वेंस है ए बी ए बी ए बी, ये अपने पास सीक्वेंस है। तो इसमें से अगर कुछ माइनस हो जाए, फॉर एग्जांपल ये ए यहाँ से क्या हो जाए, गायब हो जाए, या मैं एक और एग्जांपल बता दूँ, यहाँ पे इनके बीच में एक और ए आ जाए, या कुछ प्लस हो जाए या कुछ माइनस हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, किस लिए हुआ, इसका पर्पस क्या था, फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम की क्या है, सीक्वेंसिंग करने के लिए। कब लॉन्च हुआ, 1990 में, और 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ रखा है। ठीक है, अब इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, किस किस ने काम किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट, यूनाइटेड किंगडम का, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज ने भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, और एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग के लिए लगभग कितने, 3 यूएस डॉलर का खर्च हुआ। अब टोटल खर्चा आप लगा सकते हो कितना ज्यादा हुआ होगा। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का निचोड़ मैंने इसमें रख दिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। देखो ह्यूमन जीनोम में क्या होता है, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं। एवरेज एक जीन में कितने, 3000 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब लार्जेस्ट ह्यूमन जीन की बात की जाए तो कौन सा है, डिस्ट्रोफिन लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है, जिसमें कितने 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं, 30,000, है ना। एक ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन कितने, अप्रोक्स 30,000 होते हैं। देखो अब देखो जो ये टोटल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो सारे दुनिया के सारे लोगों में 99.9% सब में सेम होते हैं, है ना। जो डिफरेंस आता है वो बहुत कम में आता है। ठीक है, अब देखो मोर देन 50% जीन्स का जो फंक्शन है वो अननोन है, हमें पता ही नहीं वो क्या करते हैं। ठीक है, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर
फॉर प्रोटीन, ठीक है, मतलब जो पूरा जीनोम है उसमें से सिर्फ 2% से भी कम ऐसे हैं जिन जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, बाकी का पता ही नहीं है ना, बाकी पता नहीं क्या करते हैं, किसके लिए क्या करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 है जो उसके पास मोस्ट सबसे ज्यादा जीन होते हैं। देखो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके पास सबसे ज्यादा जीन होते हैं, कितने, 2968। और क्रोमोसोम वाई जो होता है ना, वो होता है ना मेल वाला XY, क्रोमोसोम वाई जो होता है उसके पास सबसे कम जीन होते हैं 231, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1.4 मिलियन लोकेशन जहाँ पे क्या है SNPs फाउंड होते हैं ना, SNP वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब एक NCERT में लिखा हुआ है कि मेथोडोलॉजी क्या यूज की थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, कौन सी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग और सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। अब इसमें भी क्या करते थे, होस्ट क्या यूज हुआ था, देखो अगर होस्ट बैक्टीरिया है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, अगर होस्ट यीस्ट है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब हम करने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम आते ही एक साइंटिस्ट का नाम दिमाग में आना चाहिए, एलेक्स जेफरी, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो टोटल, हमारे अंदर जो टोटल डीएनए होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है बल्क डीएनए, एक सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए होता है वो कोडिंग डीएनए होता है और सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है। जो बल्क डीएनए होता है, नाम से पता लग रहा है बल्क मतलब ये 99.9% डीएनए की फॉर्मेशन करेगा और ये सिर्फ 0.1%, ठीक है। देखो ये जो बल्क डीएनए होता है ये ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो सैटेलाइट डीएनए क्रिएट करता है, 0.1% डिफरेंस होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, रेपिटेटिव सीक्वेंस में होता है ना, यहाँ पे रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे रिपीट हुआ, रेपिटेटिव सीक्वेंस। अब सैटेलाइट डीएनए को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक मिनी सैटेलाइट, एक माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम है VNTR, है ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, और माइक्रो सैटेलाइट का दूसरा नाम STR है ना, शॉर्ट टेंडम रिपीट। अब मिनी सैटेलाइट का साइज कितना होगा, 10 to 10 बेस पेयर, और माइक्रो का 1 to 8 बेस पेयर। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है क्या, फॉर एग्जांपल कहीं पे क्राइम हो गया, और हमें क्राइम सीन से ब्लड सैंपल मिला, और हमें 2 लोगों पे शक है कि या तो क्रिमिनल ये है या क्रिमिनल ये है, 2 लोगों पे अपने को शक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो क्राइम सीन से जो हमें ब्लड सैंपल मिला उससे हम क्या करेंगे, डीएनए निकाल लेंगे, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, हम सारा है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे यहाँ फोकस करना है, ठीक है। अब देखो वहां पे हमें 2 बंदों पे शक है, 2 बंदों पे शक है कि 2 में से एक क्रिमिनल है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ब्लड सैंपल मिला है उसमें हम VNTR देख लेंगे। देखो 99.9% तो सबका सेम होता है, तो यहाँ से तो पता लगेगा नहीं, हम उसमें VNTR देख लेंगे, VNTR किसके मैच खा रहे हैं, तो जिससे मैच खा गए वही अपना क्रिमिनल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके ये डीएनए का अपने पास पैटर्न आ गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट तो ऐसे कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेंगे और इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे। अब इसके ऊपर चिपका देंगे तो जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, जो डीएनए का पैटर्न है वो उस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ऐसे छप जाएगा, है ना। तो ये अपना डीएनए का सैंपल आ गया, ये क्या है, अपना सैंपल आ गया। अब हमारे पास दो शक है, हमारे पास, हमें इस पे भी शक है, हमें इस पे भी शक है, तो ये अपने पास जो सीक्वेंस आ गया हम इससे मैच कर लेंगे कि ये कौन से बंदे से मैच हो रहा है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इसका सीक्वेंस जो है डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स का, ये बिल्कुल इससे मैच हो रहा है, मतलब क्या है, अपना जो क्रिमिनल है वो ये वाला पर्सन है, इससे मैच नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है, निर्दोष है, ठीक है।